मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी। रात के 2:30 बजे का वक्त होगा जब किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये आवाज़ मेरे ख्वाब में आ रही है, पर दरअसल सचमुच कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। मैंने अपने शौहर को जगाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसे कहा कि उठकर दरवाज़ा खोले, लेकिन जब पलटकर देखा तो शौहर वहां पर मौजूद नहीं था। मैं दरवाजे के पास गई तो मुझे मेरी सास की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी सास अंदर दाखिल हुई और उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ लिया। उसने कहा कि बेशरम औरत, तेरे से हमें ये उम्मीद नहीं थी, तूने ये क्या कर दिया? तूने हम सब की इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो मुझे बुरी तरह मार रही थी, घसीट रही थी और बाकी सब लोग भी मुझे लान तान कर रहे थे, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या था। थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने मेरे सामने एक चीज रखी और कहा कि इसके साथ तूने ये हरकत की है ना, इसके साथ तूने ये सब कुछ किया, तुझे तो अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा। और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उनके हाथ में तो एक प्याज था। मेरा नाम सवेरा है। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी और अपने ससुराल में बहुत मुसीबत काटी थी, क्योंकि वह ऐसे लोगों में आकर फंस गई थी जो कि बहुत ज्यादा लालची और कंजूस थे। एक ही वक्त में लालची और कंजूस इंसान बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। मेरी माँ कहती थी कि तेरी शादी किसी बहुत बड़े खानदान में करवाऊंगी, उनका एक ही बेटा हो, ताकि उसकी सारी दौलत भी तेरी हो जाए और सारी जायदाद भी तेरी औलाद को मिले। मुझे पता था कि आजकल ऐसे रिश्ते नहीं मिलते और मैं कोई इतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, बस नॉर्मल सी थी। लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया और उन लोगों को भी मैं पसंद आ गई। मेरी माँ ने कहा कि तेरी सास के साथ मैंने एक बात की है। उन्होंने कहा कि अगर तू उनकी बात मानती है तो तेरा रिश्ता लेंगे। मैंने कहा कि कौन सी बात कर दी आपने मेरे से पूछे बगैर? तो मेरी माँ ने कहा कि देख, उनको ना जल्द से जल्द पोते की शक्ल देखनी है और उनको बच्चों का बहुत शौक है। उन्होंने कहा है कि उनको ढेर सारे पोते पोतियां चाहिए और मैंने कह दिया है कि क्यों नहीं। मैंने अपनी माँ की तरफ हैरान होकर देखा। मैंने कहा कि माँ, आपको पता है एक बच्चे को पैदा करना और फिर उसको पालना कितना मुश्किल होता है? मेरी माँ ने कहा कि तुझे क्या पता, तूने अपने बच्चे पैदा किए हैं क्या? मैंने कहा कि मैंने देखा तो है ना, अपने खानदान में अपनी कजनों को, अपनी बहन को और आपको भी, और आपने उनको ये कह दिया कि मैं बस बच्चे ही पैदा करती रहूंगी। मेरी माँ ने कहा कि पागल बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं वो, इसलिए मैंने उनको ऐसी बात कह दी। बाकी तू कोई भी बहाना कर देना, 1-2 बच्चे पैदा करके तुम कह देना कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा कि ताकि मेरा शौहर दूसरी शादी कर ले। मेरी माँ ने कहा कि देख, मुझे किसी भी तरह तेरा यहाँ पर रिश्ता करवाना था, सो मैंने करवा दिया, अब और कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि ढेर सारे पोते पोतियां चाहिए, तू उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहना, बाकी तूने पैदा थोड़ी करने हैं। बस 1-2 बच्चे पैदा करके कह देना कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई और बच्चे पैदा नहीं हो सकते। मैंने कहा कि झूठ और फरेब से मेरी जिंदगी की शुरुआत हो रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। खैर, मैं अपने घर आ गई। मेरी सास को तो ऐसा लगता था कि जैसे मुझसे बच्चे पैदा करवाने का कोई जुनून था। उन्होंने तो शादी के पहले दूसरे दिन में ही ऐसी बातें करनी शुरू कर दी कि अब तो ये आ गई है, अब जल्दी से कोई पोता या पोती आ जाए तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। मेरा पति एक नॉर्मल इंसान था, वो जो ऐसे होते हैं ना जिनको कहा जाता है कि ना 3 में ना 13 में, ना उसकी अपनी अकल थी ना अपनी कोई सोच थी, अपनी माँ की अकल पर चलता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सास को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए ही बहू की जरूरत थी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो घर के कामों के लिए लड़की चाहिए, लेकिन ये सबको यही कहती फिर रही थी कि अब मेरी बहू आ गई है तो पोते पोतियां भी आ ही जाएंगे। पता नहीं उनको क्या शौक था। फिर पता चला कि उनका बेटा और बेटियां बहुत छोटी थी जब उनके शौहर ने उनसे उनके बच्चों को छीन लिया था और वो 7 साल तक अपने मायके में पड़ी रही। उसके बाद सुलह हुई तो वो वापस आ गई। उनका शौहर उनको बच्चों से मिलने भी नहीं देता था। जब वो गई तो उनके बच्चे बहुत छोटे थे और जब वापस आई तो बोलने वाले और खुद से खाने पीने वाले भी हो चुके थे। शायद उन्होंने अपने बच्चों का बचपन नहीं देखा था, इसलिए उनके दिल में ये चीज खालीपन बनकर बैठ गई थी और अब वो उसको मेरे बच्चों से बढ़ना चाहती थी। मुझे कोई मसला नहीं था, शादी के बाद औरत ने बच्चे ही पैदा करने होते हैं और हर कोई यही करता है।
ये वो रास्ता है जहाँ से सब गुजरते हैं, लेकिन ये बात कभी भी होने वाली नहीं थी कि मैं सारी जिंदगी बच्चे ही पैदा करती रहूं। मुझे 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने थे। मेरे शौहर के हालात देखकर तो लगता था कि उसे तो शायद एक बच्चा भी पैदा नहीं करना। वो कोई बात ही नहीं कर रहा था, उसके मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं थी। पर दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे और मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। 1 महीना गुजर गया तो मेरी सास बेचैन हो गई। जाहिर है, जो औरत शादी के अगले दिन ही बच्चे की उम्मीद कर रही थी, उसने ये 1 महीना भी पता नहीं किस तरह गुजारा होगा। उनका कहना था कि 1 महीने बाद तो पता चल जाता है। अभी तक क्यों खुशखबरी नहीं मिली। वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि थोड़ा बहुत मसला नजर आ रहा है, लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने कहा कि बच्चा तो हो जाएगा ना। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, इस मसले के साथ भी लोगों के बच्चे हो जाते हैं। कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? जब मेरी सास ने कहा कि 1 महीना हुआ है तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसने कहा कि 1 महीना तो बहुत नॉर्मल है, जब 1 साल तक बच्चा ना हो तो डॉक्टर के पास आना चाहिए। आप इतनी जल्दी अपनी बहू को ले आई हैं। डॉक्टर ने मेरी तरफ रहम भरी नजरों से देखा। शायद उसे पता चल ही गया था कि मेरी सास किस तरह की औरत थी, लेकिन एक बात तो थी कि वो मुझसे ज्यादा काम नहीं करवाती थी। वो कहती थी कि ज्यादा काम करोगी तो कमजोर हो जाओगी, और कमजोर जिस्म से बच्चा कैसे पैदा करोगी। और मेरे खाने के लिए भी वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया करती थी, लेकिन इतनी सारी चीजें खाने की वजह से मेरा वजन बढ़ रहा था और मैं अपना वजन नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। शौहर से कहती तो वो कहता था कि शुक्र करो दुनिया की पहली सास है जो तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें खिला रही है, वरना बाकियों की सासें तो उनकी सांसें भी बंद कर देती है। लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। जब दूसरे के बाद तीसरा महीना भी गुजर गया तो मैं खुद भी परेशान होने लगी। एक दिन माँ के घर गई थी तो वहीं से डॉक्टर के पास चली गई। हमारे घर का माहौल ऐसा था कि हमें अपने आने जाने में कोई मसला नहीं था। हम अकेले ही चले जाते थे, क्योंकि घर बाजार के अंदर ही था तो ज्यादा दूरी भी नहीं बनती थी। लेकिन मेरी ससुराल में तो कदम भी बताकर उठाना पड़ता था कि कदम उठाया है, चलना है। इसलिए हर बात पर सवाल किए जाते थे। कोई भी किसी से कुछ भी पूछ लेता था। मोहल्ले से आकर भी औरतें पूछती थी कि अभी तक बच्चा नहीं हुआ, सब ठीक तो है ना। ये लोग एहतियात कर रहे होंगे, कोई फैमिली प्लानिंग कर ली होगी। एक औरत तो ऐसी आई मोहल्ले से कि उसने मेरी सास के दिमाग में ये बात डाल दी। कहने लगी कि आजकल लड़कियां बड़ी चालाक है, मर्द को पता ही नहीं होता, अपनी फैमिली प्लानिंग करके आती है। आजकल तो टीके आए हुए हैं, शादी से पहले ही लगवा लेती है। 1 1.5 साल तक बच्चा ही नहीं होता, या फिर कोई और काम कर लेती है कि 5 साल तक बच्चा ना होता, कि उनका जिस्म खराब ना हो और वो शादी को एंजॉय कर सके। मेरी सास के दिमाग में ये बात बैठ गई थी। वो भी मुझसे बार बार सवाल कर रही थी। उन्होंने तो मुझे कहा कि कुरान पर हाथ रख कर बताओ कि कहीं तुमने अपने साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया हुआ। मैंने कुरान की कसम नहीं उठाई, पर मैंने उनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी उनके बेटे के साथ मैंने जिंदगी को क्या एंजॉय करना था। उनके बेटे के अंदर जिंदगी थी ही नहीं, वो तो बस बैल घोड़े टाइप का इंसान था, जिसको कुछ बोलना भी नहीं आता था। फिर उसकी अपनी कोई अक्ल भी नहीं थी, अपनी कोई राय भी नहीं थी। वो दुनिया में दूसरों की अक्ल पर चलने के लिए आया था। पैसों की कमी उन लोगों के पास थी नहीं, लेकिन अक्ल की कमी जरूर थी। वो एक ऐसा मर्द था जिसको देखते हुए मर्द वाला एहसास ही नहीं आता था। मर्द तो मजबूत होता है, हिफाजत करने वाला होता है, औरतों के आगे चलने वाला होता है। लेकिन उसको जो भी कहते बस यही कहता कि मेरी माँ से पूछ लो, वो जो कहती है वो कर लेंगे। बस ये बाथरूम ही अपनी मर्जी से जाता था। अगर उसका बस चलता तो भी अपनी माँ से पूछ कर जाता कि मैंने बाथरूम जाना है, मैं चला जाऊं और मैं वहां पर 15 मिनट लगा कर आऊंगा तो कोई मसला तो नहीं होगा। अगर आप कहती हैं तो मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। ये बिल्कुल इसी तरह का इंसान था। उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मेरे दिल को अभी तक उसने जीता नहीं था। मुझे लगता भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला था। इसको इसकी माँ ने बहुत लाडला बनाकर रखा हुआ था। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। मैंने उसे बताया कि शादी को कितना समय हुआ है। उसने मुझसे सब कुछ पूछा और उसके बाद कुछ टेस्ट वगैरह भी किए। मेरा थोड़ा वक्त लग रहा था, लेकिन अब मैं आ ही गई थी तो काम करवा कर ही वापस जाती। जब रिपोर्ट्स वगैरह का रिजल्ट आया तो उसने बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे मसले हैं, अगर इनका इलाज वक्त पर ना हुआ तो फिर मेरी माँ बनने के चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। अभी सिर्फ 10% चांस है और वो ना के बराबर है।
मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा कि कैसी किस्मत पाई है मैंने, ऐसे ससुराल में गई हूँ जिनको मुझसे सिर्फ औलाद ही चाहिए, और मैं औलाद ही नहीं पैदा कर सकती तो फिर मेरी जिंदगी का अंजाम क्या होगा? ये लोग मुझे वापस भेज देंगे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मुझ पर तलाक का धब्बा लग जाएगा, मेरे माँ बाप की इज्जत खराब हो जाएगी और दोबारा कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मैं बहुत परेशान हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आप इलाज करवाएं, जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतनी जल्दी आपके माँ बनने के चांस बढ़ते जाएंगे। मैंने इलाज शुरू करवा दिया लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। उस बीच मेरी सास ने मुझे बाकायदा ताने देने शुरू कर दिए, मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी, अपने बेटे को कहना शुरू कर दिया कि किसी और से तेरी शादी करवाती हूँ। लेकिन असल बात तो ये थी कि उनके बेटे को कहीं से भी रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। मुझे उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि उसको पहले भी रिश्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये ऐसा था, सब लोग कहते थे कि ये दिमागी मरीज है, इसका दिमाग कमजोर है, ये किसी लड़की का हमसफर बनने के काबिल नहीं है। और अभी भी लोग ये कह रहे थे कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो जरूर उनके बेटे की वजह से ही नहीं हो रहा होगा। लड़की तो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन असल में मसला मेरे साथ भी था। उसको पहले ही रिश्ता नहीं मिल रहा था, उसको दोबारा भी कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुझे पता था कि ये सब नहीं होने वाला। लेकिन मेरी सास बार बार इस तरह की बातें करती, कभी किसी को फोन करती है और कहती है कि हाँ हाँ बस आप लड़की दिखा दें, मुझे मंजूर है, मैं अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। जब ऐसा होता तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता था। अगर मेरे साथ ये मसला था तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं रोजाना टॉर्चर होती थी। मेरी माँ भी मुझे कहती थी कि बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके लिए हर मसले का इलाज बच्चा था। मेरी सास ने मेरी माँ को भी बातें सुनाई कि आपने तो कहा था कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, मेरे खानदान को आगे बढ़ाएगी, मगर इससे तो यहाँ एक बच्चा भी पैदा नहीं हो पा रहा। मुझे तरह तरह के लोगों ने मशवरे दिए, ये करो वो करो, फला बंदे के पास जाओ, फला डॉक्टर के पास जाओ, पीर के पास जाओ, दम करवाओ, ताबीज पहनो। मैंने कहा सब कुछ किया है। फिर मुझे एक ऐसी बात के बारे में पता चला जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मुझे कहा गया कि यहाँ पर एक पीर साहब हैं जो प्याज के जरिए औरतों को औलाद देते हैं। मैंने ये बात इसी तरह सुनी तो मैं भी हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या मतलब, प्याज के जरिए कैसे? उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हें वहां जाकर ही पता चलेगा, लेकिन जो औरत भी उनके पास गई उसका काम हो गया। मुझे मेरी मोहल्ले वाली दोस्त ने ये बातें बताई थी। उसने कहा कि मेरी अपनी ननंद भी वहां पर गई थी और शादी के 7 साल बाद आखिर वो उम्मीद से हो ही गई। मैंने कहा कि क्या तुम अपनी ननंद से बात करवा सकती हो? तो उसने कहा कि नहीं, उससे मेरी बात नहीं हो पाती क्योंकि वो परदेश में चली गई है। लेकिन बिल्कुल सच बात है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं भी सोचने लगी कि अगर ऐसा होता है तो क्यों नहीं। मैं तो कुछ भी करके जाने को तैयार थी। मैंने तो दम भी करवाए, ताबीज भी पहने। जब यहाँ तक चली गई थी तो इस बाबे के पास भी जा सकती थी ना। खैर फिर मैं उसके पास चली गई। उसके ठिकाने पर काफी वक्त के बाद मेरा नंबर आया। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे मेरे घर का पता भी पूछा और हमारी रूटीन के बारे में पूछा, किस टाइम उठते हो, किस टाइम सोते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते। वो सारी बातें पूछ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी डिटेल पूछने की क्या जरूरत है। खैर उसने मुझे कहा कि अपने घर का पता लिखवा जाओ और तुम्हारे घर पर रोज एक प्याज पहुंच जाया करेगा। जैसे मैंने कहा है इसे वैसे ही इस्तेमाल कर लेना। मैंने कहा कि प्याज कौन देकर जाएगा? तो उसने कहा कि एक लड़का है, वो दे आया करेगा। अगर तुम्हारे घर वालों में से कोई देख ले तो तुम कह देना कि तुमने कोई और चीज मंगवाई है। अब इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और इस सब के लिए उसने मुझसे पैसे भी मांगे थे। उसने कहा कि 10,000 रुपये पहले देने पड़ेंगे और अगर काम हो गया तो 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। 10,000 तो मैंने दे दिए हैं और जाहिर है 50,000 तो मैं तभी देती जब मेरा काम हो जाता। इसका मतलब कि अगर मेरे से पैसे जाते तो सिर्फ 10,000 ही, अगर काम नहीं होता तो मैं 50,000 क्यों देती। 10,000 भी मैंने बस इसी तरह दे दिए कि शायद मेरा काम हो जाए, क्योंकि जब मैं वहां पर बैठी थी तब और भी औरतें यही बातें कर रही थी कि जो भी इनके पास आता है उसका काम जरूर हो जाता है और ये सिर्फ एक इस मसले का नहीं, हजारों मसले का हल करते हैं। कहा कि एक बार आजमा लेने में कोई मसला नहीं है। मेरे कमरे की खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी। इन्होंने कहा कि लड़का तुम्हारे घर के बाहर आकर तुम्हें प्याज पकड़ा कर चला जाएगा। उस प्याज पर हमने कुछ पढ़ा हुआ होगा, तुम उसे इस्तेमाल कर लेना। जैसे भी हो तुम उस प्याज को खा लेना, सब्जी में डालकर खा लेना या वैसे ही खा लेना, या उसका पानी अपने सर पर लगा लेना।
बस उस प्याज को तुमने इस्तेमाल करना है। मैंने कहा कि ठीक है। मैं खिड़की खोलकर ही बैठ जाया करती थी। मैंने वो टाइम बताया था जिस वक्त में मेरा शौहर घर पर नहीं होता, तो मेरी सास भी सो रही होती थी, यानी कि दोपहर का वक्त। उस टाइम में वैसे तो मैं भी सो रही होती थी, लेकिन अब मुझे इतना तो करना ही था। जाहिर है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिना मेहनत के भी कुछ नहीं मिलता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब कुछ करूंगी, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जिस दिन मैंने उनको पैसे दिए, अगले ही दिन लड़का प्याज पकड़ाने के लिए आ गया। उसने खिड़की से प्याज अंदर किया, मैंने पकड़ लिया और उसको खा लिया। 2-3 दिन से यही हो रहा था, मेरे पास प्याज आ जाता और मैं उसको खा लेती थी। उनका कहना था कि बस 1 महीने की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी सास के ताने सुनकर माँ के ताने भी सुन रही थी। शौहर की हरकत ही ऐसी थी कि बस वो एक जिंदा पुतला था। उसके सामने सर भी फोड़ दूं तो उसने कुछ नहीं बोलना था। समाज का दबाव अलग और डॉक्टरों की बातें कि कभी माँ नहीं बन पाओगी, इन सारी चीजों ने मिलकर मेरा दिमाग इस कदर खराब कर दिया कि मुझे इन सारी चीजों के अलावा सिर्फ उस प्याज पर ही भरोसा था। मैंने सोच लिया कि शायद इसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब से मैं ये प्याज इस्तेमाल कर रही थी, मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी। एक दिन तो मुझे मेरी सास ने कहा कि दोपहर में हमारे यहाँ सोने का रिवाज है, लेकिन ये कहीं नहीं देखा कि दोपहर को सो रात को जागो। मैंने कहा कि रात हो गई। उसने कहा कि रात भी हो गई और तुमने खाना भी नहीं बनाया। बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती, खाना तो बना दो। मेरी सास हर बात पर यही कहती थी, बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती, कम से कम ये काम तो कर दो। बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती, बर्तन ही धो दो। बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती, मेरा सर ही दबा दो। ये बात सुनकर मैं पागल हो गई थी। मुझे दिमागी मरीज बना दिया गया था। एक दफा तो मैं इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई कि मैंने खुद की जान लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी जान ले पाती। बस खुद को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा पाई थी। उस पर भी किसी ने मुझे कोई तसल्ली नहीं दी। किसी ने नहीं कहा कि तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया। मेरे पति ने भी नहीं। एक दिन मैंने अपने पति से पूछा कि आपको तो मुझ में खुद ही दिलचस्पी नहीं है। उसने कहा कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर मुझे तुम में दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई? क्या मैं बच्चा पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं हूँ? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? तब उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई। उसने कहा कि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे करवा दी क्योंकि वो लड़की बीमार थी। और मेरी माँ ने कहा कि बीमार औरत से बच्चे पैदा नहीं होंगे, और अगर हुए तो बच्चे भी बीमार होंगे। मेरी माँ को तो बस बच्चे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने तुमसे मेरी शादी करा दी कि तुम जरा सेहतमंद और खूबसूरत थी। पर शायद उसी की बद्दुआ लग गई है कि अब तुम्हारे यहाँ भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। मैंने दिल में सोचा कि तभी मेरा पति मेरी तरफ ठीक से देखता तक नहीं है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां और अपना फर्ज पूरा कर देता है। दिल में सोचने लगी कि क्या वाकई मुझे उस औरत की बद्दुआ लगी है, क्योंकि अगर मुझे उस औरत की बद्दुआ लगी थी तो फिर तो मेरे साथ कुछ भी भला होने वाला नहीं था। क्योंकि जब किसी टूटे हुए दिल से आपके लिए बद्दुआ निकलती है तो फिर आपकी अच्छाइयां भी बुराइयों में बदल जाती है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। 3 महीने पूरे होने वाले थे। अभी तक मेरे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं थी। अगर ये प्याज वाला मामला भी सेट ना बैठता तो फिर मैं कहाँ जाती, क्या करती? मैं तो हर दर से ही ठुकराई गई थी। बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी, हमेशा ही रोती रहती थी। मेरी माँ भी मेरा साथ नहीं देती थी, मेरी सास भी नहीं, मेरा पति भी नहीं, मेरी सहेलियां भी नहीं, किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी, किसी को भी। बस यही हो रहा था कि मुझे नींद आ जाती थी और मैं दुनिया से बेखबर हो जाती थी। इस बात पर भी मुझे गालियां ही पड़ती थी क्योंकि मुझे सोने की इजाजत नहीं थी। मुझे घर के काम भी करने होते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब उस लड़के ने मुझे वो प्याज पकड़ा तो मेरी सास ने उसे देख लिया। मेरी सास को देखकर लड़का भाग गया और मैंने प्याज छुपा लिया। मेरी सास ने शोर डाल दिया। उसने कहा कि कौन था वो लड़का? तुझे क्या पकड़ा कर गया है? कोई लुटेरा था या कोई मोहब्बत की निशानी? तू यहाँ पर बैठकर मेरे बेटे के साथ बेवफाइयां कर रही है, जवान लड़कों से तोहफे ले रही है। यही करना था तूने, इसलिए तो उसका बच्चा नहीं पैदा करना चाहती है। मैं तो बहुत बुरी फंस गई क्योंकि मैं बता भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मैं क्या कर रही थी। और वो जो मुझ पर इल्जाम लगा रही थी उसकी सफाई भी नहीं दे सकती थी। ये बात मेरे शौहर को बताई गई तो उसने मुझे कुछ कहने की बजाय अपनी माँ को ही कहना शुरू कर दिया कि आपको बड़ा शौक था ना इसके साथ मेरी शादी करवाने का। अगर मेरी शादी सलमा के साथ करवाई गई होती तो अभी तक आप दादी बन चुकी होती, लेकिन अब तो सलमा की भी शादी हो चुकी है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप मेरे लिए एक ऐसी लड़की लेकर आई हैं जो बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती और मेरे साथ वफादार भी नहीं है।
मैं रोती, चीखती, चिल्लाती रह गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने मुझे मेरी माँ के घर वापस भेज दिया और मेरी सास ने मेरे पति की शादी करवा दी। उसने इस दफ़ा उसकी शादी जिस लड़की से करवाई थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये वो लड़की नहीं थी जिसको मेरा पति पसंद करता था, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन ये औरत मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी। इन लोगों ने तो मुझे ऐसे बुला दिया जैसे मैं कभी थी ही नहीं। मेरे फ़ोन का जवाब देते मेरी माँ वहाँ गई तो उसको भी वापस भेज दिया, अंदर भी नहीं जाने दिया। 6-7 महीने गुजर गए थे। मेरे शौहर की दूसरी शादी हो चुकी थी। मुझे लगता था कि अभी तक खुशखबरी सुना दी गई होगी। दूसरी औरत तो बच्चा पैदा कर सकती होगी, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझ तक जरूर पहुंच जाती। फिर मुझ तक एक खबर पहुंची गई कि दूसरी औरत से भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। मेरी सास बड़ी परेशान थी। मेरी मोहल्ले में जो दोस्त बनी थी वो मुझसे पहले मेरी सास के घर में भी आती जाती थी। उसने उनको बता दिया कि वो प्याज वाले बाबा के पास मैंने ही आपकी बहू को भेजा था ताकि कोई मसला हल हो जाए। वो लड़का उसको प्याज पकड़ा रहा था और कोई मसला नहीं था। मेरी सास को अपनी गलती का एहसास हो गया कि चलो मैं जैसी भी थी, लेकिन उसके बेटे के साथ बेवफाई तो नहीं कर रही थी। अपने घर में रह रहकर मैं पागल हो गई। मैंने कहा कि मुझे वापस जाना है। मेरी माँ ने कहा कि उसने दूसरी शादी कर ली है, तूने उसके पास वापस जाना है। मैंने कहा कि मुझे जाने दो, वही मेरा घर है, मेरा उस पर हक है। मैं क्यों अपने हक छोड़कर यहाँ पर बैठी रहूं। मेरी माँ ने कहा कि तू चाहती है तो चली जा, लेकिन मैं तेरे इस फैसले के हक में नहीं हूँ। पर मैं फिर भी वापस चली गई। मेरे शौहर ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर खुशी थी। ऐसा लगता था कि उसे उसकी दूसरी बीवी ने बहुत तंग कर रखा था, लेकिन उसने इस बात का इजहार नहीं किया। अब मैं भी उसी घर में रहने लगी। उसकी दूसरी बीवी मुझसे लड़ने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन मैं उसे मौका नहीं देती थी। मेरी सास ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, न ये कहा कि उनको पता है कि मैंने कोई बेवफाई नहीं की, ना ही मेरी कोई तारीफ की, न मुझसे कोई माफ़ी मांगी। बस मैं उनके घर में रह रही थी। लेकिन 1 महीने के बाद मैंने ऐसी खबर सुनाई कि वो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मेरे यहाँ 3 बच्चे एक साथ पैदा होने वाले हैं। जब ये बात मेरी सास को पता चली तो वो खुशी से निहाल हो गई और मुझे गले से लगा लिया। दूसरी औरत की शक्ल भी देखने वाली थी, क्योंकि मेरे साथ तो सिर्फ थोड़े बहुत मसले थे। डॉक्टर ने कहा था कि मसले हल हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। बाद में पता चला कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी और उसको इसी वजह से छोड़ दिया गया था कि वो माँ नहीं बन सकती। जब 4-5 महीने गुजर गए तो डॉक्टर ने एक और अच्छी खबर सुनाई। उसने कहा कि मेरे यहाँ 2 बेटे आने वाले हैं और 1 बेटी। मेरी सास ने कहा कि ये तो एक साथ ही 3 बच्चों से नवाजने वाली है। मेरी सास मुझे इतना प्यार करती थी कि दूसरी औरत नाराज होकर अपने घर चली गई और मेरी सास ने मेरे शौहर को कह दिया कि उसको तलाक दे दो। मेरा शौहर भी बीच में फंसा हुआ था। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ वक्त बाद उसने खुद ही तलाक मांग ली और वो हमारी जिंदगी से निकल गई। फिर मैं अपने शौहर के साथ रहने लगी। मैंने 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। मेरी सास मुझसे बहुत खुश हो गई और मेरे शौहर का दिल भी मेरी तरफ माइल हो गया। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि ये सब कुछ उस प्याज की वजह से हुआ है, शायद ये सब कुछ इत्तेफाक था। इंसानी जिस्म में हमेशा बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल सच है कि मैंने 1 महीने तक उस प्याज का इस्तेमाल किया था और उसके बाद जाकर ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।